अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से जो टॉपिक स्टार्ट करना है या के बाद जिन टॉपिक्स के जिन एरियाज पे डिस्कशन होगी वो फाइनेंशियल रेशो से रिलेटेड है। ये बेसिक कोर है सब्जेक्ट का जो हमने काफ़ी लेट कर दिया है इसको शुरू करने से पहले। अच्छा, हम एक चीज़ मैंने आपसे ये डिस्कस करनी थी कि हम डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करके जिस बुक में मुझे लगता है कि ये चैप्टर बेहतर है वो मैं उसके नोट्स जो है आपसे शेयर करती हूँ। एक वीडियो मैंने शेयर की थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, लेकिन वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी चल रहा था काम। वो 3-4 लेक्चर में एक बात उनकी कंप्लीट होती है। मे भी शायद उसकी ये वजह हो सकती है कि उन्होंने 45 लेक्चर्स पूरे करने होते हैं। तो इसलिए वो मुझे लग रहा था कि बेहतर यही है कि हम इस तरह वन ऑन वन ही डिस्कशन करें और बात करें, क्योंकि बेसिकली तो जो कोर इश्यूज हैं वो यही हैं जो भी हम शुरू करेंगे आज से डिस्कस करना। अच्छा, ऐसा है तो मैं बता रही थी कि एक बुक जैसे हमने जो स्टार्ट में थोड़ी सी थ्योरी की थी और फिर हमने कॉमन साइज और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया था, वो हमने एक बुक से किया था। उसका जो ऑथर है मैं आपको बता रही थी, वो एक इंडियन ऑथर की बुक थी गोकुल सिन्हा के नाम से। फिर एक चार्ल्स गिब्सन की बुक है, वो बड़ी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक है। उसमें से हमने एक चैप्टर किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें से मैंने शेयर किए। और फिर इसी तरह जहां मुझे लगता है ना कि एक कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो मैंने शेयर किया। अब मैंने उस बुक को भी गो थ्रू किया, मैंने गोकुल सिन्हा की बुक को भी गो थ्रू किया, लेकिन मुझे जो एक कलेक्टिव डॉक्यूमेंट था ना वो नहीं लग रहा था। वो जैसे होता है ना, एक चीज को बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, तो वो हर एक चीज को पूरे चैप्टर में उसी पे डिस्कशन हुई है। तो इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट ढूंढा और मुझे ये ठीक लगा। मतलब एक ब्रीफली और प्रिसाइजली आपको पूरा ये ओवरव्यू दे देता है फाइनेंशियल एनालिसिस का। तो ये एक दफा इसको हम गो थ्रू करेंगे इस डॉक्यूमेंट को, और इससे एडिशनल जो भी ऐसी चीज जो कि रेशोज में जो हम डिस्कस करेंगे, कोई ऐसी रेशो जो हमने डिस्कस ना की हुई और मुझे नजर आई इन बुक्स में या किसी भी और डॉक्यूमेंट में, या मेरी नजर से गुजरी या आपकी नजर से गुजरी, तो आप शेयर करें तो हम फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जो ओवरऑल एक एक एब्स्ट्रैक्ट सा पैटर्न होता है ना, ये जो फॉर्मेट है जो रेशोज जिस तरह से की जाती हैं, क्योंकि एज अ फाइनेंस स्टूडेंट बीबीए से लेकर पीएचडी तक ये रेशोज चलती हैं, तो यही चीजें डिस्कस होती हैं मैक्सिमम। तो इसके अलावा जो और एडिशनल रेशोज हैं वो भी बाय द टाइम, देखो रेशो तो आप कभी भी किसी भी सेगमेंट की आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसकी बेसिस पे आप देख रहे हैं आप डिनोमिनेटर से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि व्हाट इज द नीड और आप किसके लिए उसको इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं कि आज ये होती क्या है, किस किस तरह की होती हैं, क्या इनकी ओवरऑल इनका स्ट्रक्चर क्या है, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी कि ये होती क्या है और इससे क्या पर्पस क्या है इस रेशो को कैलकुलेट करने का। लेकिन जो इन रेशोज की ज्यादा इफेक्टिवनेस जो नजर आएगी, देखो एक तो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज ये होती है कि रेशो को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन मैटर करती है। ये जो इंटरप्रिटेशन है फॉर्मूला, उसकी जो प्रैक्टिस है वो आपकी तब होगी जब आप उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर एक दफा जब हम ये फाइनेंशियल रेशोज को डिस्कस कर लेंगे ओवरऑल, तो अगर कोई नया कॉन्सेप्ट मुझे किसी बुक में नजर ना आया, तो हम फिर ये करेंगे कि हम क्वेश्चंस की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। अच्छा, मैंने एक पहले भी एक चैप्टर शेयर किया था, उसकी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसको सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं जो नई सवाल सॉल्व हो रहा हो मैं उसको करूंगी फिर। तो उसमें मुझे आप लोगों का फीडबैक नहीं मिला, तो मैं ये अज्यूम ये कर रही हूँ कि वो आप लोगों ने उसको कर लिया होगा। स्टिल अगर नहीं किया हो तो आप मुझे बताएंगे, तो तभी मैं आपको फैसिलिटेट कर सकती हूँ ना। कुछ थोड़ा सा आपकी तरफ से इनपुट होगा, कुछ मैं जो है वो उसमें अपना इनपुट दूंगी, तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह ये होता है कि आपके पास नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं और आपको फाइनल पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैक्सिमम कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और किस किस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतनी ज्यादा आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो बढ़ती है। लेकिन फॉर्मूला यही है, अगर हम करंट रेशो डिस्कस करें तो उसका फॉर्मूला जिधर भी होगा, जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे, वो फॉर्मूला वही होगा और आपने उसको कैलकुलेट उसी तरह करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन वैसी ही होगी। तो एक दफा अगर आपको बेसलाइन कोर आइडिया पता चल जाए ना कि ये रेशो क्या है और क्यों इस्तेमाल हो रही है, या इस कैटेगरी में कौन कौन सी रेशोज आती हैं और उनका क्या पर्पज है, तो कहीं पे भी किसी भी तरह का सवाल हो, यू कैन सॉल्व दैट। कभी ऐसा होता है कि रेशो का एक पार्ट दिया होता है और आपको कहा होता है उसको उसकी रेशो निकालें। कभी फाइनल आंसर दिया होता है और आपको कहते हैं कि कंपोनेंट्स उसके निकालें। तो आपको बेसिक उसका कोर आइडिया होना चाहिए। तो हम इस डॉक्यूमेंट को डिस्कस जब करेंगे, हम इसको डिवाइड करके करेंगे गो थ्रू में। एक एक वन अटेम्प्ट में मैं इसको नहीं करूंगी, तो हम इसको पीसेस में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और इसका आइडिया हम लेंगे कि ये है क्या और इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैक्सिमम क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं।
और फिर हम उस पे इसको इसके क्वेश्चंस की तरफ आएँगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं भी आपके साथ सॉल्व करूँगी, आपका भी मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, आप भी इसको सॉल्व करें ताकि हम अपनी एक्सरसाइज़ेज़ जो है ना मैक्सिमम उसको करें और जितनी मैक्सिमम हमें प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज़ेज़ को सॉल्व करने में आ सकती है, वो हम उसको कर लें। बिकॉज़ देखो होपफुली सेमेस्टर एंड होगा, एग्ज़ाम होता है, नहीं होता, जो भी सिनेरियो है, ये सेमेस्टर गुज़र जाएगा। और फिर अगर अगला सेमेस्टर होगा तो फिर आपके अगले सब्जेक्ट्स और होंगे ना, डिफरेंट चीज़ें होंगी, ये सब्जेक्ट तो नहीं आप दोबारा गो थ्रू करेंगे। तो जो भी सिनेरियो होता है इस सब्जेक्ट में से मैक्सिमम लर्निंग के लिए मेरे साथ कोऑपरेट करें और हम इसको मिलके, कोई भी बर्डन नहीं है, इस पे कोई नंबर नहीं कटेंगे या आप नहीं करें, जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हमने जैसे आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर का सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, उससे ये हुआ था कि एक चैप्टर तैयार हो गया था हमारा फुल विद सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस के। तो चूंकि इन बुक्स के मैनुअल्स भी अवेलेबल नहीं होते तो आपको ये कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं जो मैंने सवाल सॉल्व किया है वो ठीक है या नहीं किया, नहीं ठीक है। तो जब हम मिलके सॉल्व करेंगे तो एक तो हमारे पास सोल्यूशन मैनुअल तैयार हो जाएगा और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि आपको पेपर में परेशानी नहीं होगी कि हम पता नहीं सवाल ठीक तरीके से अटेम्प्ट किया है या नहीं किया, या गलत है या सही है। तो इसलिए प्लीज इसको सॉल्व करें। ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इसकी यूटिलिटी और यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है। और ये यकीन करें कि पीएचडी लेवल तक आपको ये पढ़ाया जाता है और ये आपको आपसे डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में इसका यूज है, यूटिलिटी है ये इसकी, ठीक है। तो अब इस इतनी सारी डिस्कशन के बाद अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको। देखो फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने दो सेगमेंट्स पढ़े कि आप एक तो परसेंटेजेस में एनालिसिस करते हैं, एक आप रेशो एनालिसिस करते हैं। अब ये जो डेटा है आपका बेसिकली आता तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, जो आपको पब्लिश सोर्सेज है, आपके एनुअल रिपोर्ट्स हैं, वहां से आप डेटा लेते हैं और आप डिफरेंट एनालिसिस अप्लाई करते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। बेसिकली तो ये एनालिसिस का पर्पस डिसीजन मेकिंग है ना। And ये जो टेक्निक्स हैं, बेशक वो परसेंटेज हो, बेशक वो फाइनेंशियल रेशियोज हो, उसका वो तो एक टूल है। वो उस टूल की यूटिलिटी तब होती है जब आपको पता हो कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है। वो टूल तो आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है और उसको कैसे आपने इंटरप्रिटेशन देनी है और उसको कैसे उससे फायदा उठाना है, वो तो फिर आपकी वेट पे और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। जितना आपने अच्छा समझा होगा उसको, उतना आप उसको अच्छा अप्लाई कर सकेंगे। ये चीजें हम ये थ्योरी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें बैलेंस शीट है, आपकी इनकम स्टेटमेंट है, चेंजेस इन इक्विटी की एक स्टेटमेंट होती है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो की स्टेटमेंट होती है, वहां से आप डेटा स्टार्ट करते हैं। फिर सेकेंडरी डेटा में एनुअल रिपोर्ट्स के अलावा आपका एक नेशनल लेवल इकोनॉमिक डेटा भी होता है, वहां से भी आप इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो कोर हमारा पर्पस है ना इस आज का, वो ये है कि हमने इसकी रेशोज स्टार्ट करनी है और ये देखनी है कि रेशोज किस किस तरह की होती है। हमेशा याद रखो कि रेशोज को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। सोर्स क्या है किसी भी फाइनेंशियल रेशो को कैलकुलेट करने का, क्या सोर्स हो सकता है? ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इन्हीं इसे रेशो कैलकुलेट करते हैं। या ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की आप रेशोज निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद रेशो क्या कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली जैसे आपका एक डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, तो आप इसी की तरह निकालते हो, भी हम आगे देखेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक चीज और डिस्कस करनी थी कि एक तो यूज इसकी हमने बात की कि सोर्सेज की बेसिस पे हम रेशोज कैलकुलेट करते हैं। एक तरीका का रेशो को कैलकुलेट करने का होता है कि आप उसको उसके यूजेस की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखो अभी हम ये एक कैटेगरी हम देखते हैं कि रेशोज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वे दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस, अच्छा एक मैंने आपको बता दिया यूजेस, वो भी एक बुक में, क्योंकि उस तरह से डिस्कस हुआ है। एक बुक में डिफरेंट तरीके से डिस्कस हुआ है रेशो ही, लेकिन उसको कैटेगराइज करने का, उसको प्रेजेंट करने का तरीका मुख्तलिफ है। गिब्सन की बुक जो है वो उसका मेन मेन फोकस है बाय सोर्स वाइज, कि पहले इनकम स्टेटमेंट की सारी रेशियोज को एक चैप्टर में उसने डिस्कस किया, फिर बैलेंस शीट की सारी रेशियोज उसने एक चैप्टर में डिस्कस किया, इसी तरह उसने स्टेप बाय स्टेप विद रिस्पेक्ट टू द सोर्सेज उसने रेशियोज को डिस्कस किया है। जो उनकी फॉर्मूलाज हैं और इंटरप्रिटेशन है, दे आर सेम। अच्छा, एक जो तरीकाकार है वो होता है कि आपने उसको उसकी कैटेगरी जैसे यूज वाइज उसको, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियोज हैं, उसमें सारी लिक्विड वो रेशियोज आ जाती हैं जो लिक्विडिटी को मैयर करती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में वो सारी रेशियोज आ जाती हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी को मैयर करती हैं। ठीक है, इस किस्म की कैटेगरीज बना के उन्होंने। फिर एक जो है ये टाइप है, ये डिफरेंट मुझे लगी तो मैंने सोचा इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो रेशियो है ये बेसिकली उनको रेशियोज कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपसे कहा जाए कवरेज रेशियोज निकालनी है, रिटर्न रेशियो निकालनी है, टर्नओवर रेशियो निकालनी है, कंपोनेंट परसेंटेज निकालनी है, ये जो रेशियोज है बेस करती हैं किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेज देखने हैं, फॉर एग्जांपल कि कितने दिनों में आपकी कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को रिसीव कर लेती है या अकाउंट पेबल्स को पे कर लेती है, या कितने दिन लगते हैं इन्वेंटरी को आपकी खत्म होने में या रिसाइकिल, मतलब इस किस्म की अगर आपने कवरेज रेशियो देखनी है
तो आपने कवरेज रेशियोज का इस्तेमाल करना है। अगर आपने देखना है कि कंपनी का नेट बेनिफिट किसी भी कंपोनेंट के अगेंस्ट नेट बेनिफिट कितना है, तो फिर आप रिटर्न रेशियो इस्तेमाल करेंगे। ये रिटर्न ओवर जो है वो ग्रॉस बेनिफिट को देखता है। तो इस ये जो 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। एक मैंने आपको चीज बताई ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज क्या है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेट, उसकी बेसिस पे भी आप करते हैं। अब एक रेशो मिसाल के तौर पर अगर करंट रेशो है, या इस करंट रेशो के बजाय हम एक और रेशो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट मार्जिन की रेशो लेते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन की जो रेशो है उसमें आप ले लें, सबसे पहले अगर हम रिटर्न रेशो लें, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला जो है आपका आता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स है। अच्छा, ये रेशो जो है वो अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कैलकुलेट होगी तो उसमें भी आएगी, रिटर्न रेशो में भी उसकी कैटेगरी में भी आती है, और अगर आप उसको कैलकुलेट करें इनकम स्टेटमेंट सोर्स वाइज कैलकुलेट करें तो भी ये आती है। मतलब रेशोज वही है, उसको ग्रुप करना, उसको क्लब, उसको जो कैटेगराइज है वो डिफरेंट तरीकों से, प्रेजेंटेशन के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो एक तो चीज ये है जो हमने क्लियर की। अब जैसे दूसरी कैटेगरी देखो, 6 एस्पेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, आप देखते हैं कि आपने उसको ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल कंडीशन वाइज, फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी का एक सेगमेंट देखना है लिक्विडिटी से रिलेटेड, तो फिर आपने ये देखना है कि कंपनी की एबिलिटी क्या है, अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कितनी इमीडिएट बेसिस पे करती है, कितना जल्दी करती है। तो आप लिक्विडिटी रेशियोज को देखेंगे, बिकॉज लिक्विडिटी क्या होती है कि कितनी जल्दी जो आपका एसेट है वो करंट एसेट जो है वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, वो प्रॉफिट को देखती है विद रिस्पेक्ट टू ईच डॉलर ऑफ सेल्स। इसी तरह एक्टिविटी रेशियोज हैं, ये आपके रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को देखती है। फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज में आपके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, और फिर आपकी कंपनी की एबिलिटी कि वो कितना बेहतर तरीके से उसमें कितनी एबिलिटी है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई करने की। शेयर होल्डर्स रेशियो है जो जिसमें देखा जाता है। तो ये डिफरेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज हैं। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपके पास रेशियोज के फॉर्मूलाज एंड रेशियोज फिक्स्ड हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के तरीकेकार वो डिफरेंट हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर बताया एक्टिविटी रेशियोज है, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज है, शेयर होल्डर रेशियोज है, या लिक्विडिटी रेशियोज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। या एक तरीका ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज आप उसको कैलकुलेट करें रेशियोज को। लेकिन जो अंडरलाइन फॉर्मूलाज हैं वो सेम रहते हैं। अंडरलाइन पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अ रेशियो दैट इज हमेशा वो सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो पे। लिक्विडिटी रेशियो जो सेगमेंट है, जो उसका बेसिक पर्पस ये होता है, हम जो फोकस करेंगे, हमारा जो फोकस होगा, जिस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे वो सेगमेंट वाइज करेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो में जितनी रेशियोज आती हैं उसको स्टडी करेंगे। इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी, और ये जो 6 एस्पेक्ट हमने ऊपर देखे हैं ना, इसके कंटिन्यूअंस में हम देखेंगे कि किस तरह रेशियोज को हमने कैलकुलेट करना है। अब लिक्विडिटी बेसिकली क्या होती है कि कितनी जल्दी आपका एसेट जो है वो कैश में कन्वर्ट होता है। बेसिकली तो करंट जो एसेट है वहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, जैसे आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, या जैसे आप करंट लायबिलिटीज पे चले जाएं तो आपके अकाउंट पेबल्स हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है, एक तो बात ये हो गई कि इसमें हम ये देखते हैं लिक्विडिटी का एस्पेक्ट होता है, लिक्विड एसेट्स, और आप दूसरी तरफ लायबिलिटीज को भी देख रहे होते हैं। अब इसमें जो रेशियोज इंक्लूड होती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले चीज ये तो एक तो चीज ये है कि एक रेशियो कैलकुलेट करनी है। दूसरा मैंने ये बताया था कि ये देखना है कि कितना टाइम लेता है एक, फॉर एग्जांपल अगर रिसीवेबल्स की बात करें तो हमने अकाउंट रिसीवेबल रेशियो तो कैलकुलेट कर ली कि हम कंपनी की एबिलिटी टू कन्वर्ट रिसीवेबल्स इनटू कैश। लेकिन हमने अगर ये देखना है कि कितने दिन लगते हैं, तो उसको देखने के लिए फिर हम उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर लेते हैं ना ईयर। हम नॉर्मली हम जो डेज की कैलकुलेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल्स करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पेबल्स करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री करते हैं, ये देखने के लिए कि कितनी जल्दी वो इन्वेंट्री जो है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैश में कन्वर्ट होती है, रिसीवेबल्स कैश में कन्वर्ट होते हैं, कितनी जल्दी आप लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं अपनी। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसके जो फॉर्मूलाज हैं उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला है, इन्वेंट्री से पहले जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है उसकी तरफ जाऊंगी मैं। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला है करंट रेशो का। जो करंट रेशो होती है उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में आपके सारे जो बैलेंस शीट के करंट एसेट्स हैं, टोटल करंट एसेट की फिगर होती है, और करंट लायबिलिटीज की फिगर होती है आपकी बैलेंस शीट से। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज करते हैं तो आपकी करंट रेशो आ जाती है, और करंट रेशो जो है वो कहते हैं इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये बताती है कि आपकी कंपनी की क्या एबिलिटी है कि वो अपनी लायबिलिटीज को, मतलब
करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का रेशो है कि कितनी जल्दी आपकी जो फर्म है वो अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करती है और उनकी एसेट्स की पोजीशन क्या है, कितनी लिक्विडिटी है कि उसको कन्वर्ट करके जो आपकी लाइबिलिटीज है पे ऑफ की जा सकती है। अगर वन आंसर आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी मतलब दोनों में जो है ना, दोनों एसेट्स में भी और लाइबिलिटीज में भी बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि एसेट कम है लाइबिलिटी ज्यादा है, और ऐसा नहीं है कि लाइबिलिटी एक्सीड कर रही है एसेट कम है और एसेट एक्सीड कर रहे हैं लाइबिलिटी कम है। एसेट का एक्सीड करना तो इट्स स्टिल अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन लाइबिलिटी से एक्सीड करना जबकि आपकी लाइबिलिटी जो है वो कम हो, जबकि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा हो, तो वो आपके लिए फेवरेबल कंपनी के लिए नहीं होता। इसी तरह फिर इन्वेंट्री है, इसी तरह आपकी एक क्विक रेशो आती है। इसका मैं एक सोच रही हूँ कि नेक्स्ट में ना जब एक पीपीटी स्लाइड बना दी जाए जिसमें आपके पास सारी नंबर ऑफ रेशोज एक सेगमेंट की हम पहले फॉर्मूला के साथ लिख लें, उसकी इंटरप्रिटेशन लिख लें, उसको एक दफा एक डिस्कशन में ले आए चीज को, और फिर हम जंप करें टू द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आई होप कि ये थोड़ा सा मैंने जो डिस्कस किया है एक इंट्रो टाइप सिनेरियो है वो आपको समझ में आया होगा। इसकी जो मजीद जो फॉर्मल डिस्कशन है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूलाज और इंटरप्रिटेशन, वो पे मैं कोशिश करती हूँ कि अभी मजीद उसकी कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाई जाएं सेगमेंट वाइज, ताकि हम उसको वन बाय वन डिस्कस करें और मैं फिर आपके साथ शेयर करूँ उसको। तो प्लीज एक बार फिर मैं रिट्रेट करूंगी कि क्वेश्चंस को जो मैं कहूँ तो प्लीज अटेम्प्ट करो। मेरा पर्पस आपको परेशान करना नहीं है, लेकिन देखो ये सेमेस्टर अल्टीमेटली तो कंक्लूड हो जाएगा, तो अगर कुछ ना सीखा तो ये फिर हमारा अपना नुकसान है ना, बिकॉज यूनिवर्सिटी तो हमारी जिम्मेदार नहीं है। एज ए स्टूडेंट लोगों को अपनी लर्निंग और अपनी जो क्या कहते हैं उसे, अपनी लर्निंग को खुद ही इनहेंस करना है और अपनी लर्निंग को खुद ही मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज टाइम तो गुजर जाएगा और ये चीज़ें मे बी कब सेटल होती हैं वी डोंट नो। ठीक है, तो आई एम होपिंग यू विल कोऑपरेट, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में क्वेश्चंस लेके आएंगे, बिकॉज कहीं पर भी आप मजीद उसको रख लें एज अ नोट्स रख लें, कहीं पे भी आपको आगे जरूरत पड़े तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फिर मैं इसकी प्रेजेंटेशन बनाती हूँ विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरीज कि हर एक्सपर्ट की क्या क्या रेशोज है मैक्सिमम, उसके फार्मूलाज, उनकी इंटरप्रिटेशन एक दफ़ा हम वो डिस्कस कर लेंगे। फिर हम वन बाय वन जो सेशंस होंगे कुछ, उसमें हम इसकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से सॉल्व करने हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हमेशा सिंपल सवाल तो नहीं आता ना, एनालिसिस हमेशा इतना सीधा और सिंपल तो नहीं होता। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं जो एक्सरसाइज है मैं डिस्कस भी करूंगी और कुछ आपको भी कहूंगी कि आप भी मेरे साथ सॉल्व करें। तो इस तरह फिर हम ज़्यादा फोकस करेंगे अपनी एक्सरसाइज पे, और बेसिकली हमें यही रेशो एनालिसिस, यही 6 कैटेगरीज अब मजीद आगे देखनी है, 1 से 2 हफ्तों में हम इसको कवर करेंगे और यही हमारा कोर्स कंटेंट होगा। और बस दिस इज इट। प्रोजेक्ट आप लोगों ने किया नहीं, अगर हम प्रोजेक्ट करते तो हम ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर लर्निंग हो जाती। कुछ भी नहीं था इतना, वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। आपने वही इनकम स्टेटमेंट है, इनकम देखो, अगर आपको रेशोज आती हैं तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपको कोई कहीं से भी उठा के दे दे, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको फॉर्मूलाज आते हैं, आपको उसको इंटरप्रिटेशन आती है, तो इसमें तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। जहाँ तक कॉमन साइज एनालिसिस है और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, आपको पता है कि इसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो जो जहाँ से भी आपको इनकम स्टेटमेंट दे दे, आपको बैलेंस शीट दे दे, आपको उसको सॉल्व करना आता है, आपको आना चाहिए अगर आपने सही से सीखा हुआ है तो। और देखो दूसरी चीज ये है कि अब अभी दिस इज अ टाइम है ना कि हम ये इस सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं कि हम लोग वन ऑन वन जो क्लास वाला एनवायरनमेंट है वो क्रिएट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो जितना भी जिस तरह की भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हमें चाहिए कि उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें, मैक्सिमम लर्न करें। अगर मैं आपको इस तरह से सिखाने को तैयार हूँ तो आप भी थोड़ा सा इस पे मेरे साथ कॉपरेट करें और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है मुझसे पूछें, बिकॉज मैंने तो इनकार नहीं किया आपको बताने से। तो इसलिए आप मुझसे पूछें, हम लोग इसको डिस्कस करें और चैप्टर की बेहतर से बेहतर लर्निंग करें, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर सकते, या मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं नॉट रिस्पॉन्ड ही। मैं तो तैयार हूँ आपके साथ कॉपरेट करने के लिए, लेकिन आपका भी मुझे इनपुट चाहिए, और सब मिलके पॉजिटिव होके पॉजिटिव वाइब्स के साथ इसको प्रिपेयर करो। फिर जहाँ से मर्जी आपको आएगा पेपर, जहाँ से मर्जी आपको जब भी आपको इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो आपको बेसिक इसका कोर आइडिया पता होगा। हमें उसकी कोर आइडिया देखो, हम ज्यादा कोर्स कंटेंट, ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी एफिशिएंसी बेहतर होगी। तो वो तो इंडिविजुअल उस पे है ना कि वो कितनी उसकी प्रैक्टिस करता है। फॉर्मूलाज और उसकी जो कोर्स कंटेंट है वो तो यही है, इससे बाहर तो कुछ नहीं है। तो हमने मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी चीज़ों को कवर करें। अगर कोई ऐसी चीज़ होती, इसमें एक नोवेल्टी ये हो सकती थी कि हम इसका प्रोजेक्ट करते
और प्रोजेक्ट फिर आप सबमिट करते, ताकि उससे आपकी मजीद लर्निंग होती है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं रही बिकॉज अब टाइम भी कम है और हमने वो किया भी नहीं, स्टार्ट से उसको परसू भी नहीं किया। तो देखो असाइनमेंट्स का उस तरह से बर्डन नहीं है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को तो रखो ना, बिकॉज ये तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, काफ़ी टाइम ले लिया। तो अब नेक्स्ट में जो मैं शेयर करूँगी वो फिर मैं पीपीटी स्लाइड होगी जिसमें हर एस्पेक्ट के जो हमने 5-6 मैंने आपको बताया है जिसकी बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उसकी मैं कोशिश करूँगी कि वो 2-2 करके मैं उसकी पीपीटी बनाऊँ और फिर आपके साथ शेयर करूँ। और वंस विल फिनिश दैट उसकी डिस्कशन खत्म कर लेंगे, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।